हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत तेरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा ने पार्टनर किया है नीति आयोग के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए। नीति आयोग का एक प्रोग्राम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को टेक महिंद्रा सपोर्ट करेगा। टेक महिंद्रा की तरफ से उस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा, मेंटोरिंग की जाएगी और साथ ही साथ उन्हें मार्केट के कनेक्शंस भी दिए जाएंगे। जो भी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करेंगे उन्हें वो मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे उन सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज और नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने लगेंगी तो उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। और जो भी पूरा इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उस इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद मिलेगी। हम लोग मैं ऐसा वेट कर रहा हूँ कि कब रिलायंस इस जैसी कोई चीज़ करता है कि कोई किसी जगह पे वो इनक्यूबेशन में या फिर स्टार्टअप मेंटोरिंग में कोई चीज लेता है। देखते हैं क्या होता है, कब हमें वो चीज देखने को मिलती है। आज का दूसरा अपडेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। ये अपडेट आता है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक अब यूज करने वाली है सैटेलाइट इमेजिंग उनके कस्टमर्स को फार्मिंग लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। जो भी फार्मर्स उनके पास फार्म से रिलेटेड जमीन को, खेती वाली जमीन को गिरवी रख के लोन जो भी फार्मर्स लेते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अब वो बैंक सैटेलाइट इमेजिंग यूज करेगी। वो कैसे? नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई किसान अपना फार्म गिरवी रखता है बैंक के पास, तो बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है उनके पास, फिर वो उनके सारे फार्म को देखता है कि वो फार्म वहां पर है कि नहीं, जितना उन्होंने कहा है। अगर 5 एकड़ कहा होगा तो 5 एकड़ वहां पर है या नहीं, वो सारी सिचुएशन देखता है। तो एजेंट को वहां पर भेजना, उसको बुक पूरा उसका दिन जाना, फिर बैंक की तरफ से ही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोवाइड होता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। बैंक ने अब वो खर्चा कट करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। सैटेलाइट इमेजरी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी सैटेलाइट इमेजिंग की तरफ से देख सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है कॉस्ट को कम करने का। तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है कि कोई बैंक सैटेलाइट इमेजरी को यूज करे, तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव तरीका है। जिसने भी सोचा होगा उसको लिए हैट्स ऑफ है भाई। तो देखते हैं क्या होता है और कितना आईसीआईसीआई बैंक को उसका बेनिफिट होता है। अगला अपडेट आता है लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट अब इंडिया में उनकी दूसरी फैक्ट्री सेटअप करने के बारे में प्लान कर रहा है। ये जो फैक्ट्री होगी वो इनकी अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। इस फैक्ट्री के जरिए वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और उनके जो भी प्रोडक्ट लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी होगा। अब तक वो इस फैक्ट्री की लोकेशन क्या होगी इसके बारे में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो अभी उसके बारे में तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, पर वो जहाँ भी होगी बहुत बड़ी होगी। लेंसकार्ट आपको बता दूं एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है जिसको सॉफ्ट बैंक की तरफ से भी बैकिंग मिली है। सॉफ्ट बैंक एक चाइनीज इन्वेस्टर है और अभी वो उसमें भी लेंसकार्ट में भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ रतन टाटा भी इसमें इस स्टार्टअप को बैक करते हैं और उसमें भी रतन टाटा की भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है इस स्टार्टअप में। तो काफ़ी अच्छे से उनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और अब ये जो उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट होगी इसके बाद कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है ओयो रूम्स के बारे में। ओयो रूम्स अब प्रॉब्लम में फंस गया है क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर किया है कि उनके पास जो भी डेब्ट फ्री प्रॉपर्टीज है उनको लिस्ट करो और अपना बकाया चुकाओ। अब हुआ क्या है, एक बंदे ने जो ओयो का एक पार्टनर था, यानी कि होटेलियर था और वो ओयो का पार्टनर था, उसने ओयो पर केस किए है कि ओयो उनका जो भी रेंट है, जो भी उनके ड्यूज है ओयो की तरफ से आने हुए वो पे नहीं कर रहा है। लगभग उन्होंने 80 करोड़ का बताया है कि ये 80 करोड़ ओयो की तरफ से उनको आने हैं। अभी इतनी बड़ी अमाउंट कैसी है वो नहीं मालूम, पर देखते हैं अभी होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा है और इसके ऊपर उन्होंने केस कर दी थी ओयो के ऊपर। और फिर अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपने ये उनके जो लॉज है मिनिमम वेंडर पेमेंट लॉज जो है
उनको वॉयलेट किया है और इसीलिए आपको ये पेमेंट उन्हें किसी भी तरह से करना ही होगा। अब ये एक बंदे ने ओयो के ऊपर केस किया है, ऐसे लाखों होटेलियर्स हैं जिनका पैसा ओयो को देना बाकी है। इसी की वजह से अब ओयो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अभी देखते हैं वो इससे किस तरह से बाहर निकल पाते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट हो गया, अगर ओयो को ये अमाउंट चुकाने पड़ी तो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होने वाली है। देखते हैं अब ओयो उतनी बड़ी अमाउंट को किस तरह से अरेंज करता है। अब इस गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसीजन आया है ये कुछ और स्टार्टअप्स को भी वार्निंग का इशारा देता है। नेस्ट अवे जो कि एयरबीएनबी जैसा एक स्टार्टअप है और जूम कार्स और वगैरह वगैरह, ये सारे स्टार्टअप्स जो भी वेंडर मॉडल पे काम करते हैं उनको भी इस डिसीजन से इफेक्ट हो सकता है। अगर उनके पास भी कोई पेमेंट के ड्यूज बाकी है तो उनको भी गवर्नमेंट देने लगा सकती है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है ऊबर के बारे में। ऊबर अब इंडिया में ऑटो रिक्शा रेंटल सर्विस लॉन्च करने वाला है। ये सर्विस होगी मल्टीपल आवर्स के लिए, 1 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा घंटों के लिए आप एक ऑटो रिक्शा को बुक कर सकते हो। पूरे दिन के लिए आप शायद से बुक कर सकते हो। आप जहाँ चाहोगे वहाँ वो ऑटो आपको ले जाएगा, जितने भी स्टॉप चाहोगे आप उतने जगह पर स्टॉप लेगा। पूरी तरह से पूरे दिन के लिए वो आप उस ऑटो को रेंट में लोगे। लगभग 160 रुपये पर आवर के हिसाब से वो उनका रेंट लेंगे और ये सर्विस उन्होंने अभी बेंगलुरु में लाइव कर दी है। बहुत ही जल्द ऊबर इस सर्विस को पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर इन सारे शहरों में भी लॉन्च करेगा। देखते हैं किस तरह से एक्सपैंड होता है और किस तरह से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। ओला ने भी कुछ सालों पहले ओला रिक्शा से ओला ऑटो लाया था, उसको भी ओला ऑटो को भी काफ़ी अच्छे से सक्सेस मिला था। अभी कुछ इसी तरह का सक्सेस ऊबर इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रही है इस ऑटो वाले मॉडल से। देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है आगे। अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वो अपने सारे के सारे डिलीवरी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बदल देंगे 2030 तक। इसके लिए वो अपने अलग अलग जो भी उनके डिलीवरी लोकेशन है जहां पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी और बहुत ज़्यादा डिलीवरीज पास होती है, वहां पर वो लगभग 1400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे और इसके ज़रिए वो उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो लगभग 10-20 इस तरह से ऐसे छोटे छोटे चंक्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उनके इकोसिस्टम में, ताकि वो पायलट टेस्टिंग भी कर पाए कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर प्रो है, कहाँ पर कौन है, क्या क्या गैप्स है, वो भी देख पाए और धीरे धीरे वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक में बदल देंगे। बहुत अच्छा मूव है। हम सबको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। परसों ही मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक न्यूज़ देखी जिसमें उनका कहना था कि हमने 2020 के लिए अर्थ के सारे रिसोर्सेस यूज़ कर लिए हैं। मतलब जो भी 1 साल के लिए अर्थ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, जो भी जितना भी ऑक्सीजन अर्थ के सारे ट्रीज मिलके 1 साल में प्रोड्यूस करेंगे उतना ऑक्सीजन हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। या फिर और भी जो भी फिशेस 1 साल में प्रोड्यूस होती है उतनी फिशेस हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं। ऐसे कुछ ये सारी उनकी रिपोर्ट थी, काफ़ी शॉकिंग रिपोर्ट थी। तो उसी के जैसा तो इसीलिए हम सबको एनवायरनमेंट के प्रति और ज़्यादा अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अमेज़ॉन भी कुछ दिनों पहले नहीं, लगभग 1-1.5 महीने पहले अमेज़ॉन ने भी कहा कि वो लोग अपने डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे। डंजो ने भी कहा। तो अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज ये स्टेप ले रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। काफ़ी अच्छा है, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तो बस दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।